सो ये सी लाइक उनको ये लग रहा है, और आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि इंडियन अमेरिकन जो हैं वो दे मतलब दे हैव मोर रिप्रेजेंटेशन देन नॉर्मल अदर एनी अदर एथनिक ग्रुप इन मतलब चाहे बिजनेस बोल लो, चाहे यूनिवर्सिटीज में कह लो, इवन अब पॉलिटिक्स में। तो हो ये रहा है, उनको ये लगता है कि ये एक ऐसी एथनिसिटी है जो ना ही सिर्फ अंडरस्टैंड करती है डेमोक्रेसी क्या है, पर ये भी अंडरस्टैंड करती है कि उसको अंग्रेजी में ढंग से कैसे आर्टिकुलेट करना है। बहुत कम ऐसे और एथनिक ग्रुप्स हैं जो अपने आप को इतने अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट कर सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, और उन्होंने भी देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो हिंदूज हैं वो रिपब्लिकन्स के साथ जाके खड़े हुए हैं, राइट। एंड आई थिंक वो थोड़े घबरा गए हैं इस बात से। और ये टारगेटिंग जो है हिंदूज की स्पेसिफिकली, इंडियंस की इन जनरल, हिंदूज की स्पेसिफिकली, ये तभी से शुरू हुई है जब से डेमोक्रेट्स आए हैं, बिकॉज लॉट ऑफ देम हैव बीन बिहोल्डन टू वो जो वो कतर का जो एक ग्रुप है जो ये जिहाद वगैरह को आगे प्रमोट करता है, उसमें इल्हान उमर वगैरह ये सारे लोग आते हैं। तो ये लोग नहीं चाहते कि, और इन्होंने क्या किया है, जो हिंदू कांग्रेस मैन और वुमेन है उनको भी कोऑप्ट कर लिया है। चाहे वो प्रमिला जयपाल हो, चाहे वो रो खन्ना हो, चाहे कोई और हो। तो वो कभी भी हिंदूज के बारे में कभी बात नहीं करते, ना उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। तो ये तब से इन्होंने, और ये जो पूरा कास्ट लॉ का जो वो पूरी लड़ाई थी, वहां भी जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने ही ये शुरू किया था, जिसको वो सारे हिंदुओं ने आगे स्ट्रगल की और उसको रोका। पर ये जो है, ये पूरी जो लड़ाई है, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई विक्टिम कार्ड नहीं है। हमारे पास है विक्टिम कार्ड, पर हम खेलते नहीं है विक्टिम कार्ड। हमारे पास मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे ब्लैक्स हैं, वो लाइक उनका होता है कि they have gone through slavery, and all that impact is still there in their, मतलब उनकी जो पूरा सोसाइटी एंड सोशल नॉर्म्स वगैरह हैं उसमें इम्पैक्ट पड़ा है उनका। पर सच्चाई ये है कि 1833 में स्लेवरी जो थी अफ्रीका से, वो अबॉलिश कर दी गई थी इन यूरोप। और उसके बाद उन्होंने इंडेंचर्ड लेबर शुरू किया था, जिसमें चाइनीज और इंडियंस को लेकर आए थे। अगर आप कैरिबियन आइलैंड्स में देखें तो 1835 तक ऑलमोस्ट 90 to 95% ब्लैक्स। 1835 के बाद इक्वल हो गए, इंडियंस एंड ब्लैक्स वर इक्वल। And Indians actually went through a lot of racism from the blacks. If you really look, मतलब जाके पुराने उनके रिकॉर्ड्स चेक करो कि जिस तरह के उन्होंने पोएम्स और जिस तरह उन्होंने फ्रेजेस बनाए थे हिंदूज और इंडियंस के खिलाफ, वो अगर आप देखो तो आपको समझ आएगा कि कितनी रेसिज्म थी। और ये रेसिज्म जो वहां जो कैरिबियन में वो उन्होंने फेस की, वही बाकी जगह भी फेस करते हैं। वैसी बात नहीं है कि यूएस में नहीं होती। यूएस में भी अगर मैं ये कहूं कि क्या कोई अगर मेरे से पूछे कि आपको रेसिज्म फेस करनी पड़ी है, तो मैं ये कहूंगा हाँ करनी पड़ी है, पर मोर फ्रॉम द ब्लैक्स देन फ्रॉम द व्हाइट्स, राइट। मतलब ब्लैक से ओवर टाइम, पता नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस था, मेरा एक्सपीरियंस तो ये था। मतलब मैं जब स्टार्टिंग में आया था, मुझे याद है कि तब मैं एक इंडियन कंपनी के थ्रू आया था, तो मैं बस लेकर जाता था अपने ऑफिस में। तो वो जो ड्राइवर था वो हमेशा देखता, वो ब्लैक ड्राइवर हमेशा देखता था कि मैं आ रहा हूं, और जैसे मैं पास पहुंचता तो बस चला लेता था, तो बाकियों के लिए वो बस रोकता था। और उससे लेकर बाकी और ब्लेटेंट जो रेसिज्म मैंने देखी है, वो मैंने ज्यादा ब्लैक से देखी है, व्हाइट से इतनी नहीं देखी। और ये एक हमारा एक्सपीरियंस है कि इस
जो रेस कल्चर जो है या रेसिज्म की जो डिबेट है, उसमें हमारी बात कहीं खो जाती है। हम वो ऐसे सोचते हैं कि हम तो वो बिल्कुल व्हाइट्स की तरह है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हमें ज़्यादा रेसिज्म फेस करनी पड़ती है, दोनों साइड से फेस करनी पड़ती है। और हुआ क्या है कि ओवर टाइम जो इंडियंस हैं, दे हैव बीन रेलीगेटेड टू द साइड लाइन्स, और उसके बावजूद कोई विक्टिम कार्ड ना प्ले करते हुए हमारे बच्चों ने, हमने पूरी कोशिश की आगे बढ़ने की। आज अगर विवेक रामास्वामी और बाकी लोग, काश पटेल और ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और अगर 300 और जो यूनिकॉर्न्स हैं वो यूएस में, उसमें से 70-80 जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडियन ने शुरू किया, मोस्टली हिंदूज हैं जिन्होंने शुरू किया है। तो उनको भी तो लगता होगा ना कहीं पर कि कुछ तो है जो अलग हो रहा है यहाँ इस एथनिसिटी में। ये एथनिसिटी वो है जो विक्टिम कार्ड लेना ही नहीं चाहती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी कम्युनिटी को अगर अगर बर्बाद करना ना, तो उसके हाथ में विक्टिम कार्ड दे दो। तो वो विक्टिम कार्ड लेंगे, वो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा कि वो हमेशा रोता ही रहेगा। अगर सी आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। मुझे याद है कि मैं कुछ टाइम था जब मैं अपने एक एग्जाम के लिए मैं पढ़ता था वहां बार्न्स एंड नोबल जाके। तो वहां पर ना काफी सारे लाइक ब्लैक लाइक लेडीज थी जो जो वहां पर पढ़ती थी। और जो मैंने उनसे पूछा वो कहाँ से हैं और क्या कर रही हैं, तो उन्होंने बताया वो यूएसएमएल ही पढ़ रही है, और सारी सारी ऑलमोस्ट नाइजीरिया की थी। और वो एक के बाद एक अपना यूएसएमएल का वो लेवल्स थे क्लियर करे जा रही थी। तो यूएसएमएल इतना आसान एग्जाम नहीं है, बट दे वर एबल टू क्लियर ऑल दोस लेवल्स वेरी इजीली, मतलब लाइक वन बाय वन। सो तब मेरे को ये लगा कि उनको तो किसी ने नहीं बताया कि वो ब्लैक्स हैं इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर सकती, इसलिए वो यूनिवर्सिटीज में उनको अलग से अफर्मेटिव एक्शन देना चाहिए, क्योंकि वहां तो सारे सारे वही थे। तो जब आप एक विक्टिम कार्ड किसी को दे देते हो, तो वो वाकई में उसको ये लगता है कि मैं हूं हीन, मैं आगे बढ़ नहीं सकता बिना वो किसी के हेल्प के। तो वो आगे बढ़ना भी नहीं चाहता फिर। तभी अगर आप देखो वो पूरे कल्चर में वैसी वैसी बातें शुरू हो गई। अगर आज उनको ये बता दो कि आप नॉर्मल हो, जो हर इंसान होता है, आप इक्वल हो जो हर इंसान होता है, आप वैसे ही हो जैसे कोई और होता है, एक स्किन के कलर से इंटेलिजेंस डिफाइन नहीं होती, जो नहीं होती, तो तो वो अपने आप में पनपे गए वहां से, राइट? ऐसा नहीं होगा कि उनको ये लगेगा अरे मैं किसी से हीन हूं, मैं कर नहीं सकता। पर जितने हैं कोट अनकोट माइनॉरिटीज जो हैं, वो इसी लाइक उसमें लगे रहते हैं, पर इंडियंस ऐसे नहीं है। तो इसीलिए उनको ये लगता है कि ये एक एथनिक ग्रुप है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि विक्टिम कार्ड किसी को देने का मतलब ये है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो वो कंट्रोल आप नहीं कर सकते जो इंडियंस हैं। तो इसलिए उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है उसमें। यहीं से मेरे को लगता है कि ये जो पूरा जो इम्पैक्ट हुआ है इस इलेक्शन में अबाउट विवेक रामास्वामी एंड काश पटेल एंड जिस तरह ऊपर आ रहे हैं लोग, उनसे उनको डर लगा है। और उससे उनको लगा है कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको दबाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर उस लिहाज से देखा जाए, आई थिंक ये जो H1B का जो अटैक था, जो अभी हुआ है, वो लॉरा लूमर के उससे वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि वो लाइक उसमें कुछ उन्होंने क्योंकि एक एक ट्वीट से, एक एक्स के पोस्ट से इतना कुछ नहीं हो सकता था, कुछ तो नहीं, प्लान था। पूरा नेटवर्क था बिकॉज़ पूरा जो मागा क्राउड है, जिसको बोला जाए मागा क्राउड, कुछ लोग उसमें से बोला जाए माइनॉरिटी ऑफ मागा क्राउड वाज़ नॉट, लेकिन आपका एक्सपीरियंस एकदम सही है एक्चुअली, क्योंकि मुझे कभी रेसिज़्म समझ में नहीं आया, टू बी फ्रैंक। अगर कोई मुझे कुछ बोलता था, तब मैं थैंक यू बोल के निकल जाता था। मुझे लगता था कुछ और बोल रहा है, समझ में नहीं आया। मुझे रेसिज़्म अब समझ में आता है कि अगर आप लोग अमेरिका में रहते हैं, कोई पूछता है डू यू हैव अ कास्ट सिस्टम? तो वो रेसिस्ट वर्ड है, रेसिस्ट टर्म है।
उस पे आप कोर्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि कास्ट जो है वो यूरोपियन वर्ड, इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया। और कोई आपसे पूछता है कि इन इंडिया लॉट ऑफ पुअर पीपल आर देयर, ये सब जो बात होता है टाइप कास्टिंग इंडिया। अच्छा, एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपके माध्यम से इंडिया को टारगेट करते हैं और हिंदूज को टारगेट करते हैं। तो आपको देखते हैं हिंदूज को टारगेट करेंगे, ओ यू गाइस ईट करी टू मच, इट इज अ रेसिस्ट स्टेटमेंट। ओके, जो सोशल प्रोफाइलिंग हो रही है आपकी। तो ये छोटे-छोटे जो वर्ड्स अपने बच्चों को सिखाइए, अगर आप लोग एनआरआईज़ हैं और यहाँ पे रहते हैं, सिखाइए। कोई पूछ रहा है करी के बारे में, ओह आई लव इंडियन फूड, आई लव इंडियन फूड इज़ आल्सो अ रेसिस्ट टर्म, क्योंकि वो आपको प्रोफाइल कर रहा है। आप किसी वियतनामीज़ को बोलिए आई लव वियतनामीज़ फूड, क्या बोलेगा वो? बोलेगा ओके, व्हाई डोंट यू लव योर ओन फूड? ऐसा पूछेगा वो आपको। सो द पॉइंट इज़, हम लोगों को आंसर करना नहीं आता है ठीक से। और दूसरा है कि हम लोग पढ़ते भी कुछ नहीं है, और ये भी मैं सत्य मानता हूँ कि इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स आर देयर, दे वर नेवर इन्वॉल्वड इन एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल नैरेटिव इवन व्हाइल इन इंडिया। वो प्रोफेशनल स्कूल्स में थे, दे वर ओनली डिजाइन्ड एंड ट्रेन्ड टू एक्ट प्रोफेशनली। उन्होंने जो एथिक्स का ट्रेनिंग लिया है वो अमेरिकन कंपनीज में लिया है, जहाँ पे आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। एथिक्स ट्रेनिंग इज वेरी स्ट्रांग। तो वो भी एक इशू है विच यू ऑल नीड टू नो, और समझना भी चाहिए इस बात को। और एक बात ये भी है कि हमने मतलब बहुत सारे इंडियंस वर्क वेरी क्लोजली विद द white community. I'm first time using the word white community because there is no other way to classify them, or Anglo-Saxons. So you can work with Anglo-Saxons, और Anglo-Saxons में brown black भी होते हैं लोग, तो you have to stay away, क्योंकि भारतीयों को भी Anglo-Saxon कैटेगरी में ही डाला जाता है, because they think of Indians as Caucasians, brown Caucasians। हम लोग को brown Caucasian कैटेगरी में डाला गया है। ये जो रीसेंट देश जी, मुझे ऐसा लगता है जो रीसेंट जो अटैक किया है भारतीयों के विरुद्ध, जो एक प्रोग्राम छेड़ा हुआ है, रिपब्लिकन से शुरू हुआ, और सी डेमोक्रेट्स का था विद एक्शंस, लेकिन कोई बोलता नहीं था। बट रिपब्लिकन्स बोल रहे हैं एंड दे डोंट रियलाइज व्हाट दे हैव डन, ओपन द कैन ऑफ वर्म्स। तो ना इंडियंस डेमोक्रेट्स के रहे, ना रिपब्लिकन्स के रहे। मैं तो वैसे भी इंडिपेंडेंट हूँ, तो न उनके रहे ना उनके रहे, न घर का ना घाट का, दोनों साइड में ऐसा हो गया अभी। तो वेरी पैथेटिक सिचुएशन है इस समय। लेकिन दर्शकों को ये भी बात बता दें कि आम आदमी ऑन द स्ट्रीट, जो ट्विटर पे डिबेट चलती है, एक्स पे डिबेट चलती है, अभी उसका असर जमीन पे नहीं आया है। उसका असर जमीन पे आएगा 3-4 महीने के बाद। आई एम लुकिंग एट प्रोबेबली अप्रैल और मार्च, दैट्स वेयर यू विल सी एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड। और देन जो हमारे इंडियन अमेरिकन्स हैं, अपने बच्चों को या बड़ों को सिखाए किस तरह उसका उत्तर दिया जाए। अभी एक व्यक्ति ने आज सुबह ही पोस्ट किया था कि एक व्यक्ति मैच देख रहा है और वो सामने बच्चों को खिला रहा है, एंड देन बिहाइंड हिम समबडी पुश्ड हिम अवे। दैट इज वेरी कॉमन। आप लोगों को इसमें कुछ भी मतलब डरने का बात नहीं, दैट इज वेरी कॉमन। एंड वो इंसिडेंट एक वन ऑफ इंसिडेंट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स अब होंगे। यू नीड टू बी रेडी विद दैट। और अच्छा, देश कपूर जी, अभी बाइडेन ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया है सबको, तो क्या क्या कारनामे हुए हैं उसमें? जॉर्ज सोरोस भी इंक्लूडेड है, हिलरी क्लिंटन भी है, डेंजल वॉशिंगटन भी है, एंड लाइक एवरीबडी दे हैव अवॉर्डेड। ये बात तो मैं मानता हूँ इन लोगों की कि दे डेमोक्रेट्स को पॉलिटिक्स खेलना आता है, दे नो हाउ टू प्ले। और साथ में माइकल शूमर जाके बोल देता है पब्लिकली कि इलीगल्स हैव टू बी गिवन सिटीजनशिप परमानेंटली। व्हाट डू यू थिंक ऑल दिस इज? ये जॉर्ज सोरोस तो ऐसा बंदा है जो खुद वो उसको इसलिए दिया क्योंकि वो इमिग्रेंट है हंगरी से। वो यहाँ आया था यूएस में, और यहाँ पर उसने इतना काम किया। और कमाल की बात है, बहुत लोग ये नहीं जानते शायद, कि हंगरी ने 2018 में एक स्टॉप सोरस लॉ पास किया था। वो जो लॉ था वो था कि a new category of crime was created for promoting and supporting illegal immigration। तो जिसके लिए इसकी अपनी कंट्री में ये बदनाम है और इसके नाम पे क्राइम का नाम रखा गया है, वो यहाँ आके उसको प्रेसिडेंशियल मेडल मिलता है। ये एक विडंबना है। Remarkable achievement of an immigrant. बोलता है, I'm an immigrant, proud immigrant.
और इसी के नाम पे इमिग्रेशन के ऊपर ही उन्होंने रखा है जो क्राइम है। कमाल की बात ये है। ये तो हैरानी की बात है। पर सी द थिंग इज के ये एक ऐसा बंदा है जो वो खुद कहता है कि आई वेयर सबमर्सिव मास्क, उसने एक इंटरव्यू में बोला था। तो ये वो ही इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स टू डू। मतलब वो लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर लाइक वो साफ कहता है कि मैंने भी सबवर्जन की है। और उसने क्लियरली इवन यूक्रेन में उसने 1990 में ही हैड सेट अप शॉप देयर जस्ट आफ्टर सोवियत यूनियन हैड ब्रोकन, राइट। उसके बाद ही उसने वहां रख दी थी, और तब से वो यूक्रेन को अलग करने के चक्कर में लगा रहा। इनफैक्ट एक डीसी लीक्स है, डीसी लीक्स का एक वो था, एक एक्सपोजर था जिसमें ये था कि कॉन्वर्सेशन ब्रेकफास्ट विद जॉर्ज पायट। जॉर्ज पायट वाज द यूएस एम्बेसडर टू यूक्रेन। उसमें वो अगर ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कैसे जॉर्ज पायट ने सारा का सारा फॉरेन पॉलिसी जो थी यूक्रेन की, वो खुद जॉर्ज सोरोस वहां उस ब्रेकफास्ट मीटिंग में था, along with the folks from the other George Soros organizations। तो उनके हाथ में उसने पूरा फॉरेन पॉलिसी दे दी। वो डिसाइड कर रहा था कि यूक्रेन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, रशियन कौन कौन से रशियंस के ऊपर आपको सैंक्शंस लगानी चाहिए, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, वो सब वो डिसाइड कर रहा था। तो लोग कहेंगे क्या उसकी इतनी बड़ी पावर है? तो एक्चुअली उसकी इतनी बड़ी पावर है क्योंकि उसने बड़ा कुछ डिफाइन किया है यूएस के लिए। अगर लोग अगर पूछे जाके उससे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो था, आर्टिकल था उसमें न्यूयॉर्कर में, तो उसमें एक मॉर्टन एब्रामोविच है, वो यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर था टर्की का, जो कार्नेगी एंडाउमेंट का प्रेसिडेंट भी है। तो उससे पूछा तो वो कहता है कि जॉर्ज सोरस इज द ओनली मैन इन द यूएस हु हैज हिज ओन फॉरेन पॉलिसी एंड कैन इम्प्लीमेंट इट, राइट। और उसकी फ्रीडम को रिकॉग्नाइज किया इंडियस गवर्नमेंट ने। हाँ, और वो जो था, जो रिपोर्टर था, वो स्ट्रोप टैलबॉट के पास गया, जो क्लिंटन के टाइम में डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो उसने कहा कि भाई एब्रामोविच ने ये कहा है, आपका क्या विचार है? कहता है इट्स नॉट आइडेंटिकल टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस गवर्नमेंट बट इट इज कंपैटिबल विद इट। तो कहता है कि सोरस इज एक्चुअली अ नेशनल रिसोर्स, ही इज एक्चुअली अ नेशनल ट्रेजर। बिकॉज होता क्या है कि हमारी जो अप्रोच है और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है विद रिगार्ड्स टू द कम्युनिस्ट कंट्रीज दैट जो हम बनाते हैं विद जर्मनी, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन, सिर्फ हम इन्हीं के साथ मिलकर नहीं बनाते हैं, हम जॉर्ज सोरस के साथ भी मिलकर बनाते हैं। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अलाइन होती है उसके साथ। तो ये जो है क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू हुआ था जब उसने इंडोर्स किया था। उसके बाद से ओबामा के साथ और बाकी टाइम में ही हैज गॉन इनटू अ लॉट। तो उसने क्या किया है जॉर्ज सोरस ने, उसने जुडिशरी को ऑलमोस्ट खरीद लिया। उसने इवन जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर इनरोड्स कर लिए, उसने इंटेलिजेंस के लोगों को भी खरीद लिया। अभी पीछे जस्ट बिफोर इलेक्शन, मतलब आई थिंक 5-6 हफ्ते पहले इलेक्शन के, उसने एक कंपनी खरीद ली थी मीडिया की, विच ओन्स 200 रेडियो स्टेशंस इन लाइक इन द यूएस। तो आप ये सोचो कि उस बंदे ने पूरा, लाइक वो पूरा मीडिया को भी कंट्रोल करना चाहता है, जो वो करता है, वो जुडिशरी को भी करता है। उसकी वो लॉयर्स का तो वो उसने बॉडी बना रखी है जो इंडिया में भी काम करती है, इंदिरा जयसिंह वगैरह जो है उसके साथ अटैच्ड है। तो ये सब लोग थ्रू लॉ एंड थ्रू मीडिया, ये दोनों तरफ से उसको अटैक करते हैं किसी भी एरिया को, एंड देन थ्रू द ऑपोजिशन। सो दैट इज व्हाट दे हैव बीन ट्राइंग टू डू। और
ये वैसा बंदा है। तो और इसने ग्रेट ब्रिटेन के उसके साथ बैंक के साथ क्या किया था वो सब जानते हैं, मलेशिया के साथ किया वो सब जानते हैं। तो ये बंदा इतना वो नॉर्मल आदमी नहीं है। तो इसका ये ही इज अ नॉन स्टेट एक्टर 30 मार खा। या ही इज अ नॉन स्टेट एक्टर, राइट। जैसे हम कहते हैं ना जैसे ये है क्या कहते हैं लश्कर ए तौयबा पाकिस्तान के लिए, ऐसे जॉर्ज सोरोस यूएस के लिए, दैट इज द ट्रूथ। ही गो अगर वो जाके डिस्ट्रॉय करते हैं, वो जाके अगर आपकी कंट्री में आके आपके लोगों को मारते हैं, तो जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो भी पीछे से ऐसे ही करवाती है ना काम।